देखिए, आज हम पढ़ेंगे कामागाटा मारू प्रकरण। देखिए, ये 1914 में एक घटना हुआ था, उसका ज़िक्र किया जाता है। क्या घटना है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, कामागाटा मारू प्रकरण जो है, वो कैसे हुआ था, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, कामागाटा मारू प्रकरण चूँकि कनाडा से रिलेटेड है, कनाडा और हांगकांग। कनाडा सरकार ने एक नियम बनाया था कि कोई भी भारतीय अगर सीधे-सीधे भारत से कनाडा में एंट्री करता है तब तो उसे एंट्री करने दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी और देश के थ्रू कनाडा में आना चाहेगा तो उसको रोक लगा दी जाएगी, उस पर बैन लगाया जाएगा। ठीक है? हुआ ये कि 1900 करीब 13 के आसपास 150 सिख थे हांगकांग के, जो कनाडा जाना चाहते थे। लेकिन वहाँ की सरकार उन्हें जाने नहीं दे रही थी। तो हाई कोर्ट में एक डिसीजन आया 1913 के आसपास, वहाँ के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कर लें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया कि 35 सदस्य जो सीधे-सीधे भारत से नहीं आए हैं, किसी अन्य देश के थ्रू भारत में आना चाहते हैं, उसमें 35 लोग ऐसे थे जिनको भारत में एंट्री करने का अनुमति वहाँ के उच्चतम न्यायालय के द्वारा मिल जाता है। लेकिन इससे उत्साहित होकर एक पंजाबी थे सिख गुरदत्त सिंह, जो कि मार्च 1914 में हांगकांग के जर्मन शिपिंग एजेंट मिस्टर बुने से एक जहाज किराए पर ले लेते हैं। ठीक है? और यही वो जहाज जो लेते हैं गुरदत्त सिंह, उसका कामागाटा मारू नामक जहाज था। ठीक है ना? उसी को किराया पर, इसीलिए इसे कामागाटा मारू प्रकरण भी कहा जाता है। उस जहाज पर करीब-करीब इन्होंने अ अ, 376 366 यात्रियों को बैठाते हैं। ठीक है? बस उच्चतम न्यायालय के निर्णय से ये इतना ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि वहाँ से 376 लोगों को बैठाकर कनाडा की तरफ बढ़ देते हैं। इस 376 में से करीब-करीब ये मानकर चलिए 25 जो थे वो मुस्लिम थे, बाकी सिख और थोड़ा बहुत उसमें हिंदू भी थे। ठीक है? अब हुआ ये कि ये लोग कनाडा पहुँचते हैं। कनाडा के लिए जब रवाना होते हैं तो रास्ते में दो भारतीय क्रांतिकारी, एक तो भगवान सिंह, दूसरा बरकतुल्ला जो हैं, वो जहाज में ही बहुत ही जोशीला भाषण देना प्रारंभ करते हैं। लोगों के अंदर उत्साह आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जब ये कनाडा के पर पहुँचते हैं तो कनाडा सरकार ने इन्हें रोक देती है कि भई नहीं, आपको यहाँ एंट्री नहीं है। काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक यहाँ मशक्कत करना पड़ता है। अंतोगत्वा कनाडा सरकार इनको वापस भेज, ठीक है? अच्छा, रास्ते में ही कनाडा यात्रियों के अधिकारियों के लड़ने के लिए इन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। रहीम, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह, कुछ लोगों के नेतृत्व में एक कमेटी गठित किया था। उसे शोर कमेटी कहते हैं या तटीय कमेटी भी कहा जाता है। उनके द्वारा गठित की गई, ठीक है? लेकिन इनको तो वापस कर दिया जाता है। ये अब फिर ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा एक आदेश दिया जाता है कि आप लोग सीधा भारत की तरफ आइए, और इनकी जहाज को सीधा भारत की तरफ भेजा जाता है। ये कलकत्ता बजबज आता है, बजबज कलकत्ता में लाने का आदेश दिया जाता है, वो यहाँ आती है। और यहाँ पर बजबज पहुँचने के बाद यात्रियों और पुलिस में एक झड़प होता है। इस झड़प में 18 यात्री मारे जाते हैं और 202 यात्रियों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इसी घटना को इतिहास में कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। ये 1914 में हुआ। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कामागाटा।
अगला है तोसामारू कांड या तोसामारू प्रकरण भी इसे कह सकते हैं, 1914 में की घटना है। ये तोसामारू नामक एक जहाज है जिस पर गदर पार्टी के कुछ सदस्य लौट रहे थे। गदर पार्टी का जिक्र मैं पीछे कर चुका। वहां पर क्रांतिकारियों में परमानंद एक थे जो कि बहुत ओजस्वी भाषण दिए और भारतीय सैनिकों के में क्रांतिकारी भावना कूट कूट कर भर दिया गया। अब सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने जमदार चिश्ती खां एवं डुड्डे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो ये घटना होता है सिंगापुर में, जब ये जहाज सिंगापुर पहुंचती है तब ये घटना, ये विद्रोह होता है। अंग्रेजी सैनिकों के अड्डे पर कब्जा कर लिया जाता है, वहां तिरंगा झंडा फहरा दिया जाता है। इसी घटना को सिंगापुर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है या इसे तोसामारू कांड के भी नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। यह कब की घटना है? तो 1914 की घटना है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। देखिए, बंगाल के विभाजन के बाद एक सांप्रदायिकता के भावना का जन्म स्थापित हो यहीं से एंट्री हो जाता है, जन्म होता है सांप्रदायिकता भावना का। अच्छा, बंगाल विभाजन के घोषणा के तत्काल बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों की एक शिष्टमंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं और ये शिष्टमंडल द्वारा एक प्रतिवेदन पेश किया जाता है जिसमें राजनीतिक महत्व, सैनिक सेवा, मुसलमानों में विगत राजनीतिक गौरव की ऐतिहासिक स्मृति, इस सबको ध्यान में रखते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए एक विशेष स्थिति की मांग उनसे की जाती है। हाँ, मिंटो भी आश्वासन देते हैं कि चलिए आप लोगों की मांगों पर हम विचार करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए करजन का के प्रेरणा के परिणाम स्वरूप नवाब सलीमुल्लाह या हबीबुल्लाह भी उनका नाम था, बंगाल के विभाजन का वो समर्थन करते हैं और समर्थन करते हुए एक मुहिम चलाते हैं, एक आंदोलन चलाते हैं बंगाल विभाजन के समर्थन पर कि भाई हम बंगाल विभाजन का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। इस गतिविधियों की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है वो होती है 30 दिसंबर 1906 को एक ढाका में बैठक का आयोजन किया जाता है 1906 में। ठीक है। और वहीं पर एक निर्णय लिया जाता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की जाती है। ठीक है। और स्थापना निर्णय लिया जाता है यहाँ पर और इसमें कुछ प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव ये था कि नंबर 1 ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों का निष्ठा, नंबर 2 मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना और दुर्भाग्यपूर्वक एक और यहाँ प्रस्ताव पारित किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को खंडित करने का कि भाई उनका कोई प्रभाव नहीं बढ़ रहा है और इस तरह से उन्होंने ये प्रस्ताव पास कर दिया। ठीक है। अब ये जो भी इनकी बैठक, अगला बैठक होता है 1906 में, उसी माह में कलकत्ता में इनकी बैठक का आयोजन किया जाता है। पहली बैठक होता है उसी माह में और वहां पर इन्होंने पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के पक्ष में अपना सपोर्ट करते हैं। इधर जो कांग्रेस थी वो बंगाल विभाजन का निंदा करती है और ये जो थे वो बंगाल विभाजन का सपोर्ट करते हैं कि नहीं, बंगाल विभाजन में जो भी हुआ वो ठीक हुआ है। ठीक है। अब हम आते हैं इसी के बाद अगला वो पढ़ेंगे मार्ले मिंटो सुधार 1909। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार की जब हम चर्चा करेंगे तो ध्यान रखिएगा 1909 में हुआ था ये। तत्कालीन भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय
लॉर्ड मिंटो के सुधारों का ही ये भारतीय परिषद अधिनियम, इसका नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में ये पारित। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था कि नरम जो दल हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करना। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो नरम दल हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करना। लेकिन इसका जो ये तो मूल उद्देश्य था, लेकिन जो इसका वास्तविक उद्देश्य था वो ये था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान करके एक सांप्रदायिकता का भावना पैदा कर। अंग्रेजों की यही नीति कालांतर में भारत विभाजन का कारण बनती है। बात समझ में आया? उद्देश्य इसका मुख्य कारण क्या था? उद्देश्य मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान करना, संप्रदाय और ये सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाना, जो आगे चलकर यही जो था वो भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण भी बनता है। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के आकारों में भी वृद्धि की गई, उनके शक्ति को भी बढ़ाया गया। इस जो अधिनियम बनाया गया, जो ये सुधार बनाया गया, मार्ले मिंटो सुधार जो आया था, इस सुधार का 1909 के लाहौर अधिवेशन में आलोचना किया गया था, इनका विरोध किया गया था। लेकिन जो कट्टरपंथी मुसलमान थे, मुस्लिम थे, उनकी तो ये डिमांड भी था कि उनके लिए अलग कुछ व्यवस्थाएं की जाए मुसलमानों का के लिए भारत में। उनके तो यहाँ पर जो कट्टर मुस्लिम थे वो इसका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यही मार्ले मिंटो सुधार है। अब हम राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 पर चर्चा करते हैं। राजद्रोह सभा अधिनियम 1911। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, जो उग्रवादी लोग थे और जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, उनकी गतिविधियां जो है वो काफी तेज हो जाती है। परिणाम स्वरूप सरकार इनको दबाने के लिए 1911 में एक राजद्रोह सभा अधिनियम पारित करती है और इस अधिनियम के द्वारा सरकार यह डिसाइड करती है कि जो भी सरकार के विरुद्ध सभा करेगा उस पर राजद्रोह लगा करके उनको कठोर दंड दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? उन्हें कठोर दंड देने की बात की जाती है। उग्रवादी दल के नेता लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये राजद्रोह सभा अधिनियम आगे चलकर इसी में जोड़ दिया जाता है। 1913 में इसी क्रम में फौजदारी संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है। इसका भी मूल उद्देश्य यही था कि राष्ट्रवादी आंदोलन को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, यही इसका मूल उद्देश्य था। देखिए, अगला हम पढ़ने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण है, लखनऊ सम्मेलन। लखनऊ सम्मेलन की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, लेकिन कांग्रेस का जो ये लखनऊ अधिवेशन है, यहां पर फिर से एक करने का प्रयास किया गया। उसी समय लगभग ठीक पहले एक घटना और घटती है, मार्ले मिंटो सुधार, हिंदू और मुसलमानों में भेद बढ़ता चला जाता है। इन सब गतिविधि, बहुत सारे गतिविधि से क्या नाम है, जो गरम दल थे और नरम दल दोनों लोग बहुत ही आक्रोशित थे। इन सब गतिविधियों को देखते हुए एक चीज और घटना घटती है कि उस समय के जो प्रमुख नेता थे, उदारवादी नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, इनकी मृत्यु हो जाती है 1915 के आसपास। ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप
1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, दोनों दलों को एक करने का प्रयास किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, जहां तक हम बात करें मुसलमानों का, तो मुसलमान भी बाल्कन युद्ध से काफी ज्यादा आक्रोशित थे। वो अंग्रेजी शासन से रुष्ट चल रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए उनको उनसे भी कहा गया कि आप मिलिए जुलिए हमसे और मिलकर हम काम करें। इसी लिहाज से 19 दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में पृथक अधिवेशन का आयोजन करते हैं। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त, ठीक है, एक प्रस्ताव पारित किया गया और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग देने की बात की जाती है। ठीक है, और समझौता किया जाता है। यही समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लखनऊ समझौता के अंतर्गत ही 19 सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारत के जितना जल्दी हो स्वशासन प्रदान करे, प्रांतीय विधान परिषदों और गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद का विस्तार करने की बात की जाती है, या इसके अलावा इन विस्तारित परिषदों के निर्वाचित सदस्यों को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देने की बात की जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और ज्ञापन दिया जाता है कि जो भारतीय प्रतिनिधित्व जो प्रशासनिक सेवा में नियुक्तियों की बात है, वो भारत सरकार के निहित हो, भारत सरकार के अधिकार में निहित हो। इसके अलावा इसमें एक चीज और लखनऊ समझौता में कुछ एक बात और कांग्रेस के द्वारा मान लिया जाता है कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली जाती है। देखिए, ये मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि अब तक जो पृथक निर्वाचन मंडल की बात चल रही, कांग्रेस इसका विरोध कर रही, लेकिन परिस्थिति ऐसा आ जाता है जो सबको मिलकर काम करना था, तो मुसलमानों की इस मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया, कांग्रेस। इसीलिए लखनऊ समझौते का विरोध एक व्यक्ति मदन मोहन मालवीय ने किया था। उन्होंने कहा कि ये गलत है, इस तरह से जो अलग पृथक निर्वाचन मंडल की बात की जा रही है तो ठीक नहीं है। ठीक है, और इसलिए ये लखनऊ समझौता था, उसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। ध्यान रखिएगा, जहां तक बात करें लखनऊ समझौता एक अस्थायी विराम था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रति देखा जाए तो बिल्कुल अस्थायी था। आप देखेंगे आगे चलकर तो मुस्लिम लीग समझौते के बावजूद भी अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखी थी। लीग हिंदुओं के सामान्य हितों से भिन्न मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की हमेशा वकालत करती रही। भले ही ये लखनऊ अधिवेशन में भले हो गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी मांगे, स्पेशली जो मुसलमानों के हित के लिए था, वो मांगे सरकार के प्रति वो राजनीतिक जो मामले थे वो रखते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये ज्यादा दिन तक टिक भी नहीं पाया, क्योंकि 1922 में जब चौरा चौरी कांड घटना होता है, असहयोग आंदोलन में कांग्रेस की जब यहाँ पर समझौता की जो भावना होती है, दोनों लोग इस समझौते भावना के अनुरूप एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं, वो अब थोड़ा सा दिक्कत में महसूस, क्योंकि असहयोग आंदोलन जब स्थगित होता है, तो जो लखनऊ समझौता होता है वो भंग हो जाता है। अब दोनों लोगों का पृथक रास्ता फिर से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन 1916। ध्यान रखिएगा, होम रूल आयरलैंड का शब्द है और सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरसिस नेता जो थे, आयरलैंड के जो नेता थे रेंडमांड, उनके नेतृत्व में होम लीग की स्थापना की जाती है। वो जो स्थापना की जाती है वो स्थापित किया जाता है आयरलैंड। लेकिन भारत में जहां तक बात करें तो भारत में दो लोग होम रूल चलाए थे, एक तो तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे तिलक का होम रूल लीग। स्थापना होता है 28 अप्रैल 1916। कहाँ स्थापित होता है? तो पुणे में स्थापित किया जाता है। इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। इसके अध्यक्ष कौन थे? बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे और इसके सचिव थे एनसी केलेटर। इसमें जो तिलक द्वारा स्थापित होम रूल थी, उसके कमेटी में जो सदस्य थे जीएस खारपर्डे, बीएस मुंजे, आरपी करडिंकर, इस तरह से कुछ लोग इसमें शामिल हुए थे। जहां तक बात करें तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव किस एरिया में ज्यादा था, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर, कर्नाटक, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर मध्य प्रदेश और बरार का जो क्षेत्र है वहां तक ये फैला। तिलक जो है नासिक में मई में 1917 में लीग की पहली वर्षगांठ मनाई थी। तिलक अपने पत्र मराठा और केसरी के माध्यम से होम रूल की अवधारणा को होम रूल की जो अवधारणा थी उसको स्पष्ट किया गया। स्पष्ट किया गया, ठीक है, कि इसके माध्यम से स्पष्ट ये किया जाता है। अच्छा, इसी के माध्यम से इस होम रूल का प्रचार भी उन्होंने किया था। किशोर और केसरी और मराठा के माध्यम से ही होम रूल का प्रचार किया गया। तो उन्होंने अपनी भावनाएं इसमें भी इसके माध्यम से व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जो स्वराज का जो वास्तविक रूप वो चाहते थे, उसके बारे में उन्होंने इसी पत्र के माध्यम से केसरी और तिलक के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाया। क्या था उनका मांग? कि भाई देखिए, स्वराज का तात्पर्य ब्रिटिश नौकरशाही के जगह पर ब्रिटिश साम्राज्य के ही अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था, भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था की चर्चा कर रहे थे। इसी को वो स्वराज मानते थे तिलक। इसलिए पूरे देश का दौरा करके स्वराज के प्रति जनमत संग्रह करना शुरू कर। और उन्होंने एक नारा भी दिया था तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर, या मैं उसे लेकर। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो तिलक का था, एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसकी स्थापना सितंबर 1916 में होता है मद्रास में। संस्थापक एनी बेसेंट थी, ठीक ना, और इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो ये एक आयरसिस महिला थी, ठीक है ना। उन्होंने जहां तक होम रूल की स्थापना के संबंध में जो योजना बनाई, उसका कारण ये था, उन्होंने एक अनुभव किया कि स्वशासन प्राप्त किए बिना कोई वास्तविक प्रगति नहीं होने वाला है। लिहाजा एक ऐसे राजनीतिक संघर्ष की जरूरत है जिसमें हम मिलकर काम करें, लोगों की भावनाओं को जागृत करें, ठीक है। और इसीलिए वो इस राजनीतिक संघर्ष में कूद पड़ती है। और इसीलिए वो एनी बेसेंट जो है वो सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करती है, ठीक है। इसमें एक सुब्रमण्यम अय्यर जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें और जो भारतीय शामिल थे, जो प्रमुख लोग हैं, एक तो मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल होते हैं, एक तेज बहादुर सप्रू भी शामिल होते हैं।
तिलक का क्षेत्र है, उसको छोड़कर पूरे भारत में एनी बेसेंट की जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थी, उसका प्रचार-प्रसार हुआ पूरे देश में। और इसका जो प्रचार-प्रसार का उन्होंने इस माध्यम बनाया, वो अपने ही जो न दैनिक पत्र और जो दैनिक पत्र और साप्ताहिक पत्र था, वही उसी को ये अपना माध्यम बनाई इसके प्रचार-प्रसार के लिए। जैसे न्यू इंडिया जिसका प्रसारण पहले ही 14 जुलाई 1914 से प्रकाशित हो रही थी, उसको इन्होंने माध्यम बनाया, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया के माध्यम से अपनी बातें लोगों के बीच पहुँचाया। न्यू इंडिया ही नहीं, उनकी जो एक साप्ताहिक पत्र था, कॉमनवेल्थ, उसके भी माध्यम से लोगों को अ, इस के बारे में बताया। ऑल इंडिया होम रूल के उद्देश्य क्या हैं? क्या हम करना चाहते हैं? इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। जहाँ तक बात करें होम रूलिंग जो था वो जनता में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। अब इस होम रूलिंग के प्रभाव को बढ़ते हुए देखकर जो ब्रिटिश सरकार है, वो अब 1917 में अब पाबंदियाँ लगाना प्रारंभ करती है। कहते ये तो देखते ही देखते पूरा देश में फैल गया, इसके प्रभाव काफ़ी बढ़ गए। तो इसके प्रभाव को रोकने के लिए एनी बेसेंट को 1917 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन लीग जो है इस गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह करने का प्लान बनाती है कि हम सत्याग्रह करते हैं और एनी बेसेंट को छुड़ाएंगे क्योंकि ऑल इंडिया में ऑल इंडिया हम लीग फैल चुका था। तो जब सत्याग्रह की बात जब सरकार को पता चलता है कि भाई कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए एनी बेसेंट को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना? अब इस लीग का प्रभाव कई जगह हुआ। इस लीग के का प्रभाव ये हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई शक्ति का उदय होता है, एक नई चेतना का संचार होता है, क्योंकि उदारवादियों का जो प्रभाव था, वो लगभग सूर्यास्त हो चुका था, मतलब पूरी तरह से अब खत्म होने का उदारवादियों का। अब इसका व्यापक फायदा जो गर्म दल के नेता था उनको मिलता है और इसीलिए एनी बेसेंट को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने घोषणा भी की कि अब भारत अनुग्रहों के लिए घुटने पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए पैरों पर खड़ा है। ठीक है? चारों ओर से जब दबाव बढ़ना शुरू होता है, चारों तरफ से जब दबाव बढ़ता है, तो भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात की जाए। ठीक है? और इसी के परिणाम स्वरूप 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी, उसकी समाप्ति कर दी जाती है। ठीक है? तो अगला हम पढ़ेंगे क्या? मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को अभी उसके बारे में जिक्र किया था। देखिए, भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त को 1917 को ब्रिटेन के कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया। इसी को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू घोषणा बोलते हैं। ठीक है? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। बात समझ में आया? ब्रिटिश शासन का क्या लक्ष्य इसमें बताया गया था? तो स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत का क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित हो सके, ये किया जा सके। और इसलिए 8 जुलाई जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करेंगे, वो अगला हम पढ़ेंगे इसमें। 8 जुलाई 1918 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित होता है। ठीक है? कांग्रेस जो थी, इसे असंतोषजनक और निराशापूर्ण माना। तिलक भी इसकी आलोचना किए। तिलक ने कहा था कि सूर्य विहीन उषा काल, इसकी संज्ञा क्या दिया, कैसे दिया था? सूर्य विहीन उषा काल। लेकिन नरमपंथियों के में
गुट के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का सपोर्ट किए। वो कांग्रेस से यहाँ अलग हो जाते हैं, अलग होकर राष्ट्र उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग का गठन। अब बाद में आगे चलकर ये अखिल भारतीय उदारवादी संघ बन जाता है और ये कांग्रेस की दूसरी फूट आप कह सकते हो, कांग्रेस में दूसरी फूट आप कह सकते हो। इससे पहले कांग्रेस का एक विभाजन हो चुका था, पता ही होगा सुलत अधिवेशन में। तो यहाँ आप कह सकते हो कि एक और विभाजन। हाँ, इसमें ये मॉन्टेग्यू घोषणा की जहां तक बात करें, जो कांग्रेस में नरमपंथी उदारवादी लोग थे, वो लोग इसका सपोर्ट किए। वो लोग इसका जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसका सपोर्ट करते हुए इसे भारत का मैग्ना कार्टा तक कर दिया था। ठीक है? अब हम बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसे हम भारत शासन अधिनियम के भी नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ाया गया है, ठीक है ना? तथा यह निश्चित कर दिया गया कि अधिकांश सदस्य जो है वो चुनाव के थ्रू चुनाव जीत कर आएंगे और प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लगाने की बात की जाती है और इस द्वैध शासन के जन्मदाता लॉरेंस कर्टिस थे। लॉरेंस कर्टिस इस द्वैध शासन के जन्मदाता